वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप एसिड रिफ्लेक्स और GERD जिसको जो है वो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज जो है वो कहा जाता है। आज की वीडियो में एसिड रिफ्लेक्स से क्या मुराद है और इसके अलावा इसकी वजह कौन सी बीमारी बनती है और कौन कौन सी अलामत जो है वो जाहिर होती हैं और इसके अलावा आप मुख्तलिफ प्रिवेंशन और एहतियाती तदाबीर और होम रेमेडीज जान पाएंगे। यानी आप इन प्रिवेंशंस या फिर एहतियाती तदाबीर पर अमल करके जो है वो खुद को इस मसले से जो है वो बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और ऑल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज एसिड रिफ्लेक्स या फिर GERD क्या होता है, इससे क्या मुराद है। एसिड रिफ्लेक्स जो है वो उस वक्त इंसान को होता है जब स्टमक यानी पेट के अंदर जो मौजूद एसिड होता है या मादा होता है वो जो है ऊपर की तरफ इंसान की खुराक की नाली एसोफेगस के अंदर जो है वो आ जाता है। और इस अमल को रिफ्लेक्स एसिड के अलावा एसिड रेग्रुगिटेशन या फिर गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स जो है वो कहा जाता है। और जिस इंसान में एसिड रिफ्लेक्स के सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स या अलामत जो है वो इंसान के अंदर हफ्ते में 2 दफा जो है वो जाहिर हो रही हैं, तो इंसान की इस कंडीशन को जो है वो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज जिसको शॉर्ट फॉर्म में GERD जो है वो कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक GERD जो डिजीज है लोगों की 20% आबादी को जो है वो असरअंदाज करती है अगर इसका मुकम्मल तौर पर इलाज ना करवाया जाए। यानी अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं देन आपके लिए ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है और समटाइम बाजुकात इंसान के लिए बहुत ज्यादा सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों की वजह ये बनती हैं। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज जो कि शॉर्ट फॉर्म GERD है, इसकी अलामत जो है इंसान के अंदर क्या जाहिर होती हैं। एसिड रिफ्लेक्स की वजह से इंसान की चेस्ट सीने में जो है वो जलन का जो है वो एहसास होता है और ये जलन का एहसास जो है वो ऊपर गर्दन तक जो है वो महसूस होता है और इस फीलिंग को या एहसास को जो है वो हार्ट बर्न के तौर पर भी जाना जाता है जिसको सीने या मैदे की जलन जो है वो कहा जाता है। जिन अफराद को एसिड रिफ्लेक्स का जो है वो मसला होता है ऐसे अफराद में मुंह के अंदर जो है वो इनको हलक में खट्टा और कड़वा किस्म का टेस्ट जो वो महसूस होता है। और इसके अलावा एसिड रिफ्लेक्स की वजह से ये भी होता है कि इंसान जो खाना खाता है उसको खाने के बाद आम जुबान में इसको खट्टी डकार आना भी कहते हैं और ये होता है कि खाना खाने के बाद डकार की सूरत में हलक में जो है वो इंसान को खाना खाने का कुछ हिस्सा जो है वो महसूस होता है या फिर ये किसी लिक्विड फॉर्म में महसूस होता है या पानी की सूरत में जब वो हलक के अंदर जब वो आता है। यानी इस अमल के दौरान ये होता है कि आपके स्टमक से जो मवाद जो है वो आपके हलक तक आ रहा होता है वो या तो खाने की सूरत में होता है जो कि बहुत कम मकदार होती है या तो ये खाने के ज़रात होते हैं या फिर पानी होता है जो कि यकीनन टेस्ट में खट्टा और कड़वा होता है। इसके अलावा कुछ केसेस में यानी जारी बात है जो सीवियर होते हैं, ज्यादा सीरियस होते हैं, ऐसी सूरत में GERD जो बीमारी है इसकी वजह से ऐसे अफराद को जो है वो खाना निगलने में मुश्किल पेश आती है और इसके अलावा इसकी वजह से जारी बात है ऐसे अफराद को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सांस के मसाइल जो है वो हो सकते हैं, सांस लेने में मसाइल पेश आते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर क्रोनिक काफ यानी बहुत ज्यादा शदीद किस्म की खांसी आना और इसके अलावा एस्थमा जैसी कंडीशन जो वो इंसान की होती है। यानी इसकी वजह से जब वो एस्थमा होता है या फिर अगर एस्थमा के साथ GERD का मसला हो तो दोनों सूरत में जारी बात है आपको इन दोनों डिजीजेस को जो है वो मैनेज करने की जरूरत होती है जो कि आपके डॉक्टर इसमें आपकी मदद जो है वो करते हैं। इसके अलावा GERD की वजूहात क्या होती हैं और इसके अलावा कौन सी बीमारी में कौन सी अलामत जो है वो जाहिर होती हैं। यानी एसिड की वजह जो है वो कुछ बीमारियां भी होती हैं उसकी वजह से भी ये होता है, तो कौन सी बीमारी में कौन सी अलामत जाहिर होती है वो अभी जान पाएंगे।
GERD की वजह जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जिसको LES जो है वो शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, ये जो है वो एक सर्कुलर किस्म का बैंड होता है यानी मसल होता है इंसान के जिस्म के अंदर, जो कि इंसान की जो एसोफेगस खुराक की नाली है इसके बिल्कुल एंड पर ये बैंड मसल्स यानी पट्टे जो होते हैं एक गोल दायरे की शक्ल में जब मौजूद होते हैं, या ये कह लीजिए कि ये एक ढक्कन होता है। जब ये प्रॉपर तरीके से जिस्म के अंदर काम कर रहा होता है तो जब इंसान कोई चीज खाता है निगलता है तब ये सर्कुलर जो बैंड होता है वो रिलैक्स होता है और हर नवाले के बाद यानी ये ओपन होता है और फिर दोबारा से ये अच्छे से और प्रॉपर तरीके से और टाइट होके बंद जब हो जाता है। यानी जितनी दफा ये अमल होता है आपके जिस्म के अंदर आपके जिस्म के अंदर ये प्रोसेस यानी अमल जो है हो रहा होता है जो कि खुराक की नाली के बिल्कुल एंड के सिरे पर हो रहा होता है, और जब ये अमल जो है वो किसी तरह से इसमें खलल पैदा होता है यानी एसिड रिफ्लेक्स जो है वो उस वक्त होता है इंसान को जब ये LES जो कि लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होते हैं ये अगर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होते हैं, यानी ये वाला जो ढक्कन कह लीजिए मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ, अगर ये प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से बंद जो है वो नहीं होता है तो इस सूरत में अंदर क्या अमल होता है कि पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं यानी पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या फिर दूसरे जितने भी मवाद होते हैं वो इंसान के पेट से जो है वो ऊपर खुराक की नाली में जो है वो आ जाते हैं, जो कि जारी बात है एसिड रिफ्लेक्स की वजह जो वो बनता है। इसके अलावा अगर आपको एंजाइटी है यानी परेशानी है, डिप्रेशन है, दबाव है, तो ऐसी सूरत में GERD का इनमें क्या कनेक्शन है, यानी ये दोनों डिजीजेस जो है वो कैसे एक साथ जो है वो आपके लिए मसाइल पैदा करती हैं और इसमें अलामत क्या जाहिर होती हैं और आप कैसे इससे जो है वो बच सकते हैं, यानी अपने तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो आप अपना सकते हैं इससे बचने के लिए। माहिरीन के मुताबिक एंजाइटी जो है वो जिन अफराद को GERD का मसला होता है उनमें इन सिम्टम्स को जो है वो बढ़ाने की वजह जो है वो बनती है, यानी टेंशन ज़हनी दबाव जो है वो इंसान का इस बीमारी को मजीद बढ़ा देता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टेंशन है, दबाव है, एंजाइटी है, आपको किसी भी किस्म की तशवीश है, डर खौफ है, ज़हनी दबाव है, तो ऐसी सूरत में जारी बात है आपके सिम्टम्स जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत में तो ऐसी कंडीशन में लाजमी अपने डॉक्टर से जो है वो राब्ता कीजिए और उनके जारी बात है मशवरे के मुताबिक अमल कीजिए। इसके अलावा आप जो है वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं वो ये हैं, ऐसे अफराद या ऐसी जगह जहां से आपको जो है वो ज़हनी दबाव या टेंशन मिल रहा है तो ऐसी जगह से ऐसे लोगों से जो है वो दूर हो जाएं, यानी इस जगह को तब्दील कर लीजिए। या फिर अगर एक ही घर में ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं तो यकीनन आपको ऐसे लोगों का सामना नहीं करना चाहिए। जारी बात है इससे आपको मजीद ज़हनी दबाव आपका बढ़ेगा और आपके लिए एसिड रिफ्लेक्स का मसला जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। इनफैक्ट जिस तरह पेट की बीमारियों के लिए कॉन्स्टिपेशन को जो है वो बीमारियों की माँ कहा जाता है, तो इसी तरह टेंशन और ज़हनी दबाव को जो है वो तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये रूट कॉज होती हैं, यानी मेन जड़ या वजह ये चीजें होती हैं। इसके अलावा आप जो है वो मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स करने की जो डिफरेंट टेक्निक होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन जो है वो योगा आई थिंक बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है। अगर आप इसके बारे में सर्च करते हैं तो आपको इसकी भी कई एक्सरसाइजेस और तरीके और टेक्निक्स जो वो मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगी कि हर चीज को आप जो भी करें आप एहतियात के साथ कीजिए, क्योंकि समटाइम कुछ चीजें आप अगर आप अच्छे तरीके से नहीं अपनाते हैं तो जारी बात है वो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो जो भी करें एहतियात से कीजिए। तो इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी खुद को रिलैक्स करने के लिए ये 2 से 3 तरीके या टेक्निक्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसका आसान हल ये है कि आप घर पर जारी बात है खुद को आप मुख्तलिफ कामों में बिजी रखें, अपने लिए कोई हैबिट्स हॉबी वगैरह जो है वो बनाएं, अपनाएं और फिर खुद को उसमें बिजी करें, आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अपने सोने की जो आदत हैं उनको देखें, ऑब्जर्व करें और इनको तब्दील करने की लाजमी कोशिश कीजिए, यानी नींद को पूरा लाजमी कीजिए अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। और इसके अलावा एक्सरसाइज की रूटीन बनानी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वॉक और चहलकदमी लाजमी कीजिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्क वगैरह में जाके ही वॉक करें, आप अपने कमरे के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ देर के लिए वॉक
कर लीजिए। और इसके अलावा अपने लाइफ स्टाइल, अपने बिहेवियर में जो है वो आप तब्दीली लाइए। यानी जो भी आपकी हैबिट आपको लगता है कि आपके लिए एंजाइटी की, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन की वजह बनती है, तो इसको तब्दील करने की कोशिश कीजिए। जो कि जारी बात है, चेंज जो है वो खुद अपनी जात से ही जो है वो तब्दीली शुरू होती है और कोई आके तब्दील जो है वो नहीं करता है। तो इसलिए जो भी आपको करना है वो आपको खुद करना है। और इसके अलावा जारी बात है, अगर आपके डॉक्टर जब आपकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो अगर उनको लगता है कि आपको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी आपको कोई डिप्रेशन है, ज़हनी दबाव है, तो जारी बात है वो आपको किसी मेंटल हेल्थ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको रेफर कर सकते हैं, यानी किसी माहिर नफ्सियात के पास आपको भेज सकते हैं आपके मर्ज के लिए मजीद अच्छे तरीके से इसको डायग्नोस और ट्रीटमेंट को अपनाने के लिए। और ये डॉक्टर्स जारी बात है जो आपके लिए तरीका इलाज अपनाएंगे उसमें जारी बात है मेडिकेशन हो सकती है, मेडिसिन वगैरह हो सकती हैं, या फिर टॉक थेरेपी आपके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आई थिंक इस वाले तरीके को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि जो माहिर नफ्सियात होते हैं वो अपने पेशेंट से जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं, यानी टॉक थेरेपी के दौरान ही लोग जो है वो अपने मसाइल को जो है वो बयान करते हैं। देन उन्हीं बातों को मद्देनजर रख के आपके लिए जारी बात है अगर तो आपको मेडिसिन की जरूरत है तो आपके लिए मेडिसिन जो है वो तजवीज की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, या फिर अगर आपको बातचीत के जरिए ही कुछ चीजों के लिए कायल किया जा सके तो ये भी आपके लिए वो करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि समटाइम ये दोनों चीजें जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी आपकी मेडिकेशन भी होगी, मेडिसिन भी साथ होगी और साथ वो आपको टॉक थेरेपी के जरिए जो है वो आपका इलाज जो है वो करेंगे। इसके अलावा GERD की वजह जो है वो प्रेगनेंसी भी बनती है, यानी प्रेगनेंसी जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें एसिड रिफ्लेक्स जो है वो इसके बढ़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। यानी अगर हमला होने से पहले ही आपको GERD का मसला है, यानी आपको एसिड रिफ्लेक्स का अगर पहले से मसला हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके जो सिम्टम्स हैं, जो अलामत हैं, वो मजीद जो है वो बढ़ सकती हैं। और इसकी वजह जो है वो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं इंसान के अंदर, खवातीन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा अमल क्योंकि हो रहा होता है, और इसकी वजह से जारी बात है एसोफेगस यानी खुराक की नाली के जो मसल्स होते हैं, पट्टे जो होते हैं, उनको जो है वो ये मजीद रिलैक्स कर देते हैं, मजीद ये आरामदेह हालत में होते हैं। और इसके अलावा खवातीन के पेट के अंदर जो फीटस होता है जिसमें बच्चे का साइज क्योंकि बढ़ रहा होता है, और ये फीटस बढ़ने की सूरत में ये होता है कि आपके पेट पर जो है वो प्रेशर पड़ रहा होता है, दबाव पड़ रहा होता है, इसकी वजह से आपके पेट के अंदर जो एसिड है उसको जो है मजीद बढ़ाने में ये जो मदद करता है, यानी फीटस का साइज जो है वो आपके एसोफेगस में एसिड को जो है वो दाखिल होने की वजह जो है वो बनता है। इसके लिए आपके लिए तरीका इलाज या एहतियाती तदाबीर में ये शामिल है, आप जो मेडिसिन, अगर आपको पहले से GERD का मसला हो तो जारी बात है अगर आप पहले से इसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको मेडिसिन को लेना जो है वो सेव होता है, यानी आप महफूज रहते हैं किसी भी मुज़र असरात से। लेकिन कुछ केसेस में ये है कि आपके डॉक्टर जो है वो आपको नसीहत कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं इनको लेने से जो है वो रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, जो कि जारी बात है आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको एस्थमा है और GERD का मसला है, इसके हवाले से माहिरीन का कहना है कि 75% लोग ऐसे अफराद जिनको एस्थमा यानी सांस का मसला है, तो ऐसे अफराद को जो है वो GERD का मसला भी हो सकता है, यानी एस्थमा के अफराद को जो है वो एसिड रिफ्लेक्स का मसला जो है वो हो सकता है, बल्कि होता है, जो कि 75% है, यानी 75% जो अफराद है उनको ये मसला होता है, जो कि आई थिंक काफी बड़ा नंबर है, जो कि 100 में से 75 है। लेकिन इसके हवाले से बहुत ज्यादा सर्चेस की जा रही हैं और इन दोनों बीमारियों के दरमियान जो ताल्लुक है उसको जो है वो समझने की कोशिश की जा रही है कि आया ये दोनों एक साथ जो है वो क्यों इंसान को पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि GERD जिन अफराद को होती है उन अफराद में एस्थमा की जो अलामत होती हैं उनको जो है वो ये मजीद जो है वो उनको GERD जो है वो मजीद बढ़ा देती है। लेकिन दूसरे केसेस में जब इंसान को एस्थमा हो तो एस्थमा के लिए जो मेडिकेशन या मेडिसिन वगैरह जो इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो जो मेडिसिन होती हैं वो इस इंसान में GERD के मसले को जो है वो पैदा कर सकती हैं, यानी इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। समटाइम एस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको जारी बात है GERD का मसला हो सकता है जिसकी वजह जो है वो मेडिसिन है। तो जिन अफराद को एस्थमा का मसला हो और इसके अलावा GERD का भी मसला हो तो इनको
इन दोनों डिजीजेस को मैनेज करने की जरूरत होती है, जो कि जारी बात है आप अपने डॉक्टर की मदद से ही ऐसा जो कर पाते हैं। यानी आपको दोनों कंडीशन जब साथ हो तो लाजमी मेंशन कीजिए दूसरी को। इसके अलावा IBS जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBS जो है वो कहा जाता है, इसका और GERD का भी आपस में काफी रिलेशन है, जैसे कि एस्थमा का और GERD का। और इसकी सूरत में कौन सी अलामत जाहिर होती हैं? जिन अफराद को जो है वो IBS का मसला होता है, यानी इनके अंतड़ियों में जो है वो मसाइल हैं, यानी ये बीमारी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसको IBS कहा जाता है। जिन अफराद को ये मसला होता है उनकी जो बड़ी आंत होती है उन पर ये असरअंदाज जो वो होती है, और इसकी अलामत जो जाहिर होती है इंसान के अंदर, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग यानी पेट में आवाजें पैदा होना, जिसको आम जुबान में गुड़ गुड़ जैसी आवाज पैदा होना भी कहा जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का मसला जब इंसान को होता है। इसके अलावा डायरिया जो है वो इस कंडीशन में होता है। इसके अलावा GERD जो है वो इसकी अलामत जो है ऐसे अफराद में भी मौजूद होती हैं जिनको IBS का मसला जो है वो होता है, यानी जिनको ये बीमारी होगी उनको ये GERD का मसला जो है वो होगा। यानी जिस तरह जिन अफराद को एस्थमा होता है तो उनको GERD हो जाती है, इसी तरह जिन अफराद को IBS का मसला होगा यानी अंतड़ियों में मसाइल होंगे तो इन अफराद को GERD का मसला भी होगा। यानी इन सब बताई गई बीमारियों का आपस में कनेक्शन है, यानी अगर एक होती है तो दूसरी भी साथ होती है। और अगर आपको सिम्टम्स जो है वो IBS के भी हैं और इसके अलावा GERD के भी हैं तो आपको फौरन जो है वो अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। और इसके अलावा आप जो अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं वो ये है कि आप अपने डाइट में यानी जो खा पी रहे हैं उसमें तब्दीली कीजिए। इसके अलावा मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स तो जारी बात है आपके डॉक्टर जो आपके लिए प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे आप उसी के मुताबिक जारी बात है अमल करेंगे। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि अल्कोहल शराब का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी GERD का जो मसला होता है। ऐसे अफराद जिनको GERD का मसला होता है, अगर ऐसे लोग जो है वो कुछ खाने और ड्रिंक्स जैसे कि अभी बात हुई है कि शराब या अल्कोहल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जारी बात है ये शराब पीना उनके लिए GERD के जो सिम्टम्स हैं उनको जो है वो मजीद बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा कुछ फूड्स होते हैं, खाने होते हैं जिनको इस्तेमाल करने से GERD के जो अलामत होती है वो मजीद बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा ऐसे अल्कोहलिक बेवरेज जो कि अक्सर शराब के अलावा आई थिंक ये वाले बियर वगैरह हो सकती हैं, यानी जिनमें अल्कोहल होती है, वो सारे जितने भी मशरूब होते हैं वो GERD के सिम्टम्स को जो है वो मजीद बढ़ा देते हैं। तो इस सूरत में आप क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं कि आप क्योंकि खुद भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं आपको कौन सी चीज खाने से या पीने से आपके सिम्टम्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आप शराब पीने वालों में से हैं तो जारी बात है आपको जो पीने का जो एक आपका अंदाज है, हैबिट है, उसको तब्दील करने की जरूरत होती है, यानी इसको मॉडरेट करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। यानी अगर छोड़ सकते हैं तो ये बेस्ट है, अगर नहीं क्योंकि ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, इनफैक्ट लोग रिहैब में जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसके जाहिर बात है अगर GERD के सिम्टम्स को कम करना है, अलामत को कम करना है, तो इसको अपने तौर पर आप ये कर सकते हैं कि इसके पीने की जो मकदार है उसको कम कर लें। लेकिन समटाइम कुछ केसेस में जो कि जाहिर बात है सीवियर हो सकते हैं कि शराब पीने की सूरत में चाहे वो बिल्कुल थोड़ी सी मकदार ही क्यों ना हो, इसकी वजह से GERD के जो मसाइल हैं, अलामत है वो जो है वो मजीद बढ़ जाती हैं, हालांकि थोड़ी सी मकदार ही क्यों ना इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि शराब को जो है वो मुख्तलिफ जूसेस के साथ यानी फ्रूट के जूसेस के साथ मिक्स करके पीते हैं या फिर दूसरे और कई बोतल वगैरह जो है वो मिक्स करके पीते हैं, तो ये मिक्स करने से भी अलामत जो है वो बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जारी बात है आपको या तो छोड़ना पड़ेगी या फिर मकदार को कम करना पड़ेगा, जो कि हालांकि कुछ केसेस में ये कम मकदार भी इन अलामत को बढ़ा सकती है। इसके अलावा आपको हार्ट बर्न्स जो कि सीने की जलन जिसको कहा जाता है या दिल की जलन भी कहा जाता है, तो इसमें और GERD के जो अलामत होती हैं इसको आपको जो वो समझने की जरूरत है, यानी इसमें क्या फर्क है इसको भी जानने की जरूरत है। हार्ट बर्न जो होता है यानी सीने की जो जलन है, वो सीने की जो जलन है ये सबसे कॉमन और आम अलामत है एसिड रिफ्लेक्स की, और ज्यादातर लोग जो है वो इसको टाइम टू टाइम
को जो है वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। यानी अक्सर आम लोगों में ये मसाइल आपको नजर आते होंगे। इनफैक्ट आप खुद भी जो सुन रहे हैं मे भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हों। तो आम किस्म की जो सीने की जलन है वो बीमारी की ज़रूरत वजह नहीं होती है, लेकिन समटाइम ये अगर ज्यादा वक्त के लिए रहती है तो ये यकीनन आपको डरने की जरूरत है, यानी ये किसी और बीमारी की अलामत जो है वो हो सकता है। यानी कभी कभी सीने की जलन जो होती है उसके लिए आपको डरने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ये हार्ट बर्न जो है वो यानी अगर सीने की जलन जो है वो हफ्ते में 2 दफा आपको रहती है और इसके अलावा आप अलामत भी जान चुके हैं जो कि खट्टे डकार आना जिसको आम जुबान में कहा जाता है, यानी आपका जो खाना है, खाया हुआ जो खाना है उसको खाने के बाद जो है वो हलक में महसूस भी होता हो जो कि खट्टा, जिसका जायका खट्टा या फिर कड़वा होता है। तो ऐसी सूरत में यकीनन आपको एक दफा अपना चेकअप करवाने की जरूरत होती है, जो कि जारी बात एक कॉमन हार्ट बर्न जो है वो नहीं होता बल्कि GERD की अलामत होता है। तो GERD एक जो है वो एसिड रिफ्लेक्स की जो है वो एक क्रोनिक शक्ल है, यानी इसकी शदीद किस्म है, कंडीशन है, हालत है जो कि यकीनन आपके लिए मजीद सीवियर हो सकती है, आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पैदा कर सकती है अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं, ट्रीटमेंट्स जो है वो नहीं लेते हैं। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट जो है वो जरूर लेनी चाहिए। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।